बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। हाँ जी, और आज हम देख रहे थे कि मौसम कुछ बेहतर था और अब आलूद है मौसम, और कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम जब होगा तो आपका रोज़ा भी बहुत बेहतर गुजरेगा। 3 से 4 रोज़ का कहा जा रहा था कि 3 से 4 रोज़ तक ये वाला जो सिस्टम है बारिशों का ये मौजूद रहेगा, लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, वहाँ पर बारिश नहीं होने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर आने वाले जो रमज़ान है, जो बाकी के रमज़ान के दिन रह गए हैं, वहाँ पर गर्मी की पेशगोई की गई है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हीट वेव का भी इम्कान है। तो वहाँ के जो कराची के सिंध के शहरी हैं बिलखसूस, उनको थोड़ा सा मुहतात होने की ज़रूरत है। बाहर निकलें, अपने घरों सरों को ढाँप कर घरों से बाहर निकलें। वैसे पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब का मौसम खासा आज भी खुशगवार, रात को भी हुनकी सी फील हो रही थी हवा में, और जो मुख्तलिफ जैसे हमजा बता रहे थे कि शहरों में बारिश भी हो रही थी, और मज़ीद भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम अच्छा रहे, हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। हाँ, और एक इसके साथ अहम बात ये भी है कि हमें अब पता लगा है कि भारत के अंदर एक नया वेरिएंट सामने आ गया। पहले तो भारतीय वेरिएंट को कहा जा रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी 15 गुना ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट उत्तर प्रदेश जो भारत की रियासत है वहाँ पर सामने आया है। ये 15 गुना ज़्यादा, 15% नहीं, 15 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और 3 से 4 रोज़ के अंदर इस वेरिएंट की वजह से लोग वेंटिलेटर तक जा रहे हैं, हालत बहुत ख़राब। बिल्कुल ऐसे, और हमने कल ये भी बताया था आपको कि ये भी बताया गया है कि लाहौर के अंदर जो इंडियन वेरिएंट है, जो वायरस है, उसकी भी तशखीस हुई है किसी एक शख्स में, जो कि यहाँ पर भी पहुँच चुका हुआ है। डॉक्टर जावेद अकरम ने बात की थी। और हमें ये भी डर है कि कहीं यहाँ पर वो वेरिएंट फैल ना जाए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक है। हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में शरह अमवात है वो किस तरह से उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत पड़ गई है। और हमने अब एहतियात करनी है, और हमने ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ख़ुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद फौरी रजिस्टर करवाएं, 40 से 49 साल वाले वैक्सीन लगवाएं, और 50 साल से ज़ायद वाले तो अब रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। वॉक इन आप जाएं, वहाँ पर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। टोटल आपको 10 से 15 मिनट वहाँ पर लगेंगे। तो प्लीज़ अपने ऊपर भी रहम कीजिए और अपने पूरे पाकिस्तान पर रहम कीजिए। और आप लोग अगर अब हो गए हैं इस काबिल कि आप लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, गवर्नमेंट आपको वैक्सीन लगा रही है, तो मुफ्त में वैक्सीन है, लगवा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो साहिब इस्तात हैं, जो ख़रीद सकते हैं, वो खुद को ख़रीद के वैक्सीनेट करवा लें। ये भी बड़ा मसला नहीं है, प्राइवेटली जाके वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल। अब हम सबसे पहले कोरोना की ही बात करेंगे और हुकूमती फ़ैसलों की बात करेंगे, जिसके बाद बेहतर नताइज सामने आना अब शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नताइज आ रहे हैं। आलमी वबा की तीसरी लहर के फैलाव में कुछ कमी जो है अब वो देखी जा रही है, मगर माहिरीन फिर भी ख़बरदार कर रहे हैं कि ईद के मौके पर SOPs पर अमल दरामद ना रखने की सूरत में मामलात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही NCOC का गुज़श्ता रोज़ जो एक बार फिर अहम इजलास हुआ, उसमें मज़ीद नई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इजलास में ज़िलाई सतह पर हम बात करें, मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। 8 से 16 मई के दौरान तमाम कारोबारी मराकज़ हों, दुकानें हों, बंद रखी जाएंगी, जबकि सयाहों के लिए भी सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस दौरान तमाम कारोबारी जो दुकानें हैं बदस्तूर बंद रहेंगी, ताहम ग़िज़ाई अजनास जो हैं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, सब्जियाँ हो गई, बिल्कुल दुकानें होंगी, मेडिकल स्टोर्स हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, बेकरीज हो गई, ये खुली रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि रोज़नामा 92 न्यूज़ जब मैं सुबह पढ़ रहा था, वहाँ से मुझे भी मालूम हुआ, आपके भी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, कि 8 तारीख को मतलब कि हफ्ते के रोज़ ऐसा होगा कि जो मालियाती इदारे हैं, जो बैंक्स हैं, वो बंद नहीं होंगे, वो मामूल के मुताबिक होंगे। उसके बाद जो आगे छुट्टियां हैं वो तो होंगी, लेकिन हफ्ते के रोज़ मालियाती इदारों के हवाले से रोज़नामा 92 न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो
खुले रहेंगे। खैर, इससे कबल जो है हम बात जो कर रहे हैं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा था कि फ़ौज की तैनाती समेत दीगर जो ठोस इकदाम उठाए गए हैं उनकी बदौलत कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद में नुमाया बेहतरी आई है। और जब अमल दरामद में नुमाया बेहतरी आई है तो हम फिर केसेस को भी देख रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें, जो कल रिपोर्ट NCOC की जानिब से सामने आई थी तो 4000 से कम केसेस थे, लेकिन जो आज रिपोर्ट आई है 4000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 5000 को छू गए थे। रोजाना 5000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे। पर अमल दरामद ही की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि इस वक्त जो शरह थी केसेस की उसमें खासी कमी हुई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हुकूमत अब ये कह रही है कि कोरोना जो मुस्बत केसेस हैं उनमें कमी आ रही है। लाहौर के अंदर भी हमने ये देखा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी यही बता रही थी। अब हमने SOPs पर अमल करना शुरू किया है तो आहिस्ता आहिस्ता ये वबा कम हो रही है, लेकिन साथ ही चौथी लहर की अभी से बातें करना शुरू कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने ऑन बोर्ड लिया इस वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू रिप्रेजेंट द केस या लोगों के साथ अवेयरनेस शेयर करने की खातिर। मैं अर्ज करूं कि चौथी पांचवी ये चौथी पांचवी छठी का चक्कर नहीं है, बल्कि हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और दुनिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दैट वी हैव टू लिव विद इट। अभी ये चौथी पांचवी का नहीं, इट इज सिंपल अ वेव कि आज हमारे साथ 500 कम हो गए, हमने कहा जी के कम होने शुरू हो गए। एक आगे बढ़ गया तो हमने कहा जी केस ज्यादा हो गए। एक केस आ गया इंडियन वेरिएंट का तो हमने कहा कि जी इंडियन वेरिएंट आ गया है। हम एक चीज को समझ चुके हैं कि इट इज द RNA वायरस। RNA वायरस के अंदर होता ही ये है कि इसकी म्यूटेशन बहुत तेजी के साथ होती है। ठीक है, आपने देखा कि पहले हमारे साथ जैसे एक आ रही थी उसमें देखा कि जो है UK बेस्ड आ गई एक वेरिएंट है, फिर साउथ अफ्रीकन थी, ब्राजीलियन थी, ये समझी जा रही थी ज्यादा खतरनाक है। बदकिस्मती से अब इंडिया के साथ जो आई, और जैसा कि आपने भी अपने एंट्रो के अंदर फरमाया कि ये कई गुना ज्यादा है, जो कि मतलब तेजी के साथ फैलती है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है जो कि मरीज के साथ आके, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ये सारी चीजों के लिए। लेकिन इसके लिए मैं अर्ज करता जाऊं कि अभी ये कहना कि जनाब असद उमर साहब ने जो फरमा दिया कि हमने चूंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लगाई तो अभी जाके ये कुछ बेहतर होगा, मैं समझता हूं कि ये प्रीएम्प्टिव एक अच्छी ख्वाहिश तो हो सकती है, खुदा करे ऐसा हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अभी जो आप कह रहे हैं कि जी मौलाना जी और हेल्थ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि ईद के ऊपर है, अभी कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन क्या कल ही हुआ है, जो कुछ हुआ है हमारे सामने है सारा, और आपके सामने है कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर कब हुआ। अगर आप देखें कि WHO ने कहा कि बिकॉज इंडिया पुट एन रिलैक्सेशंस, और उन रिलैक्सेशन के वजह से फिर ये हुआ कि इंडिया के अंदर कोविड-19 जो है इसका स्प्रेड जो इस तेजी के साथ फैला। अब फिर इंडिया ने क्या किया फरवरी के साथ, उसने क्या किया था फरवरी मार्च के अंदर, उन्होंने ये किया था कि वहां पे सियासी जलसे हुए, इलेक्शन वहां पे हो रहे थे। उन्होंने क्या किया, वहां उनका मजहबी त्योहार है जो कुंभ का मेला हुआ, कुंभ के मेले के अंदर लाखों लोग, मतलब कुछ लोग कहते हैं करोड़ तक वहां पे लोग थे, वो गए। इट ऑल वेंट ऑन अ स्प्रेड ओवर देयर जो कि वहां पे हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि नो डाउट हुकूमत बहुत बेहतर कर रही है अपने ताई, जो इसको अच्छा करना चाहिए अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बट वी आर इन लेट इन आवर एक्शंस। हम 6 से 9 महीने की दूरी के ऊपर है जो कि हमें एक्शंस ले लेने चाहिए थे। हुकूमत ने अभी अच्छा किया, एयरपोर्ट्स के ऊपर आप जैसा देख रहे हैं कि लगाया गया कि क्वारंटीन की जाएगी। इस्लामाबाद के अंदर 3 होटल जो है उनको कर दिया कि 3 होटल के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि अल्लाह के बंदो, यही अगर करना था तो उस वक्त जब इंग्लैंड से लोग आ रहे थे, इंग्लैंड से सारी दुनिया ने अपने रास्ते मुनक़ता कर दिए थे, तो उस वक्त हमने क्या डॉक्टर साहब, अब हमने किया, हमने देर से किया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गई है? अब हमें क्या करना चाहिए? अवाम की भी जिम्मेदारी जो है, अवाम को किस तरीके से अदा करनी चाहिए? हम यही बात कर रहे हैं, ईद तो फिर आएगी, जिंदगी फिर नहीं आती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। अब ईद ही नहीं है कि कोविड ने कोई ईद का वेट नहीं करना, ईद ने हमारे मुआशी रवैये वो देखने हैं, समाजी रवैये जो आज हम कर रहे हैं। बाजारों के अंदर देखते हैं 6 बजे तक जाके देखें जरा, वेलकम कर रहे हैं वहां पे। बाकी ये कहना कि जी मास्क लगा लिया तो मास्क के साथ सारा ठीक हो जाएगा, आई बिलीव कि ना तो वहां पे कोई SOPs के उस तरह से अमल हो रहा है रिलीजियसली जैसा होना चाहिए, और जो भीड़ और वहां पे समाजी फासले की हम बात करते हैं ये तो कतई तौर पे भी वहां पे नहीं है। ना हमारी मतलब वहां कोई मार्केट्स के अंदर इसका कुछ देखा जा रहा है,
ना ही किसी और जगह पे इनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रॉपरली जो होना चाहिए वैसा ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली खुदा ना करे खाक बदहन कि ये जो हमारे हैं ये रवैये हमें जाके भी 2-3 हफ्ते के अंदर सामने आ जाएंगे कि जो हम आज मतलब ये गुल खिला रहे हैं और इनके जाके असर जाके क्या हमारे सामने आएगा। हमारे इस वक्त जो चल रहे हैं हमारे जी मैडम। डॉक्टर साहब, हम लोग अपने जो आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत लेट फैसले कर रहे हैं, जैसे कि हमें सरहदें बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए थी या फ्लाइट्स को बहुत जल्दी महदूद कर देना चाहिए था। हम इस वक्त हेल्थ सिस्टम में कहाँ पर खड़े हैं? हमारा हेल्थ केयर जो निज़ाम है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं? हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? क्या नज़र आ रहा है आपको कि इक़दाम ठीक है? देखिए अगेन मैं अपने आप को यही समझता हूँ जो करती है इना लेट इना हेस्ट तो वो सारी चीजें होती है। 2-3 चीजें मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूँ, आपका कीमती और कम वक्त होएगा। एक चीज तो ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ जो हमारे साथ था यही था कि हमने SOPs पे अमल करना था, हुकूमत ने किरदार अदा करना था, जिसके अंदर हमारी सरहदें बंद करनी थी, विद इन द कंट्री मूवमेंट बंद करनी थी, जहां हॉटस्पॉट्स हो उनको हमने बंद करना था। यू हैव विटनेस्ड कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके भी इंक्लूडिंग लाहौर बड़े शहरों के जहां पे हमारा पॉजिटिविटी रेट 28% तक गया है जी। अब 28% मतलब ये तो बिल्कुल आप समझ लें कि जंगी मतलब उसके साथ मैं बुरा लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, वो वाले हालात इमरजेंसी जो आपने यूज किया कि दैट इज द कंडीशन जो कि वहां पे होती है। अब क्वेश्चन है कि उसके साथ आने के साथ रिलक्टेंस खाती है कि हमने लॉकडाउन नहीं करना। पता नहीं उनको चिढ़ होगी इस बात से। और आप अगर जरा इंडिया को भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करें कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके उन्होंने जो फरमाया कि हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया। अब ये जब गलत फहमी आ जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, तो समझे कि बस अल्लाह ताला उनका हाफिज हो। उन्होंने जाके वहां पर फरमाया इंटरनेशनल फोरम्स पे दैट वी हैव कंट्रोल्ड कोविड, और हम जनाब ये है वैक्सीन जो कि पूरी दुनिया हम लोग जाके बड़े मतलब एक बड़ा अच्छा लगता है हर इंसान को जाके अपने मुल्क में जब रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें थी। अब आपके सामने इंडिया कैसे है, आपके एक हमसाया मुल्क के अंदर ईरान के अंदर ये क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। और हमारे साथ ये एक सक्सेसफुल स्टोरी चाइना की है कि चीन के अंदर शुरू हुआ और उन्होंने क्या किया और कैसे किया, और हमने सबक क्या हासिल किया। सबक हासिल ये किया कि हुजूर इस कोविड-19 का अगर सद्देबाब करना है, अगर इसको कंट्रोल करना है, दैट इज द ओनली के लॉकडाउन एडवाइस के ऊपर स्ट्रिक्ट अमल। आज इनके अंदर ना कोई मास्क है, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, नॉर्मल, और इस तरह से कई से ममालिक हैं। एक ये चीज था। दूसरी चीज जो हमें करनी थी इसी सद्देबाब की खातिर वो था हमारा वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन की प्रिक्योरमेंट के अंदर आप जानते हैं कि दुनिया ने अभी मतलब 40% तक अपने जो भी हमारी जैसी मैं कौमों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब सिविलाइज कौमों की बात नहीं कर रहा, जो हम जैसे लोग हैं वहां पे वो लोग हैं वो 70%, 40%, 60% तक अपने लोगों को कर चुके हैं। और हम कहाँ पे, हम 1% के ऊपर बैठे हैं। अगर 1% के ऊपर आज हम बैठे हैं तो हमारी प्रिवेंशन का स्टेटस कहाँ पे है? अब जैसे कि मतलब आपने फरमाया कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे क्या हालात हैं। हॉस्पिटल्स हमारे मैक्सिमम को तकरीबन छू चुके हैं। वेंटिलेटर्स का आपने देखा ही होगा कि गुजरांवाला के अंदर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अपील करना पड़ी, और प्राइवेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह के दैट वी आर करेक्ट है ना कि उसके साथ होना। और इसमें भी मेरा मानना ये है कि कराची के अंदर देखें, लाहौर के अंदर देखें कि एक्सपो सेंटर्स को साथ कर लिया, और 1.25 साल से ज्यादा वक्त हो गया, स्टिल वी आर इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। आप भी मतलब फॉलो करते हैं हुकूमती इक़दाम के साथ आके कि दे आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी के अंदर जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें कंपोज्ड किस्म का रह के वो फैसले करने चाहिए जैसे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मुलाकात की और उनके साथ कुछ सीखा, कुछ समझने की कोशिश की होगी। और हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये हम डे वन से, और हमारा क्या मानना है, हमारा मानना ये है कि हमें मुआशरे के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच की जरूरत है। खुदा न खास्ता ये अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि ऐसा होगा, अगर आपने गुजरा हुआ आपकी नजर से कि वाशिंगटन ने क्या कहा कि जुलाई अगस्त के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो इसका ये मतलब नहीं खुदा न खास्ता कि वो हमारे दुश्मन है, वहां कोई यहूदी बैठा होगा, ये यहूदी हमें डरा रहा है और अल्लाह ताला उनको तबाह करे और अल्लाह जो भी हम बोलते हैं। दिस इज अ साइंस, ये मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस क्या करती है? मेडिकल साइंस
साहब को तंबीह करती है कि ये एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि हमें तो एहतियात करनी है। गवर्नमेंट जो है वो फैसले कर रही है जो गवर्नमेंट को समझ आ रहे हैं, मुश्किल तरीन फैसले हैं। गवर्नमेंट पे तनकीद भी की जाती है, कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि इस तरीके के फैसले हो जाएं। अब गवर्नमेंट सख्त फैसले कर रही है, लेकिन साथ जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें पूरा करना है। और इशाल आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से कि कितनी इनइक्वालिटी है वैक्सीनेशन के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना वायरस जहां दुनिया भर में लाखों इंसानों की जिंदगियां निकल चुका है, वहाँ इंसान जो मजीद मौत के खतरात से बचाने के लिए उनको जो वैक्सीनेशन है उसकी फ्राहमी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर भी अदम मसावात हम देख रहे हैं। अमीर और गरीब ममालिक के माबैन ये जो अदम मसावात है इसको बेनकाब कर दिया गया है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने भी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तशवीश का इजहार किया है और उनका इस हवाले से वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान कोरोना वायरस वैक्सीन की तकसीम में चौंका देने वाला जो अदम तवाज़ुन है वो अगर ऐसे ही जारी रहा तो कई साल लग सकते हैं। तकरीबन 7 साल मजीद हमें इस वबा में रहना पड़ेगा। हमें 1 साल में लग समझ गई है पूरी दुनिया को कि क्या सूरत हाल है। खैर, अमीर ममालिक में हर 4 में से एक फ़र्द के लिए कोरोना वैक्सीन जो है वो मिल चुकी है। ज़रा गौर कीजिएगा, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, हर 4 में से एक शख्स को कोरोना वैक्सीन मिल गई है। जबकि हम गरीब ममालिक की बात कर रहे हैं, हर 500 में से सिर्फ एक फर्द के लिए वैक्सीन अभी मिल सकी कहाँ है। पर 4 और 1, कहाँ 500 और 1। ये बहुत बड़ा मतलब फ़र्क है जिसको हम देख रहे हैं और यही मुनसिफाना जो गैर मुनसिफाना तकसीम है अगर ये जारी रहती है तो तिबी माहिरीन ने बड़ी पेशगोई की है इस हवाले से। उनका कहना है कि अमीर ममालिक ने कोरोना वैक्सीन पर अपनी इजारादारी ख़त्म ना की तो कोविड वबा आइंदा 7 साल तक दुनिया पर मुसल्लत रह सकती है। जैसे हमजा कह रहे हैं, कितनी खौफनाक बिल्कुल, कि हम 1 साल बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तक दुनिया भर से तकरीबन 75% जो डोजेज़ हैं वो सिर्फ 10 अमीर ममालिक में दी गई हैं, जबकि कई गरीब ममालिक हैं वहाँ तक तो अभी कोरोना वैक्सीन पहुँची ही नहीं है। अब आप ये सूरत हाल को देख लें और फिर हम बात करते हैं कि जी कि हमने पूरी दुनिया से इसको ख़त्म करना है। जब दुनिया से ये ख़त्म नहीं होगा तो फिर ये ख़तरा मौजूद रहेगा। खैर, ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है इसके ऊपर बात करेंगे। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना वैक्सीन पर तरक्की याफ्ता ममालिक का कब्जा तरक्की पजीर ममालिक के लिए और पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस को लेकर किस कदर तशवीशनाक है? जी, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन बनती कहाँ पे है। वैक्सीन सारे जो है वो उसकी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर होती है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत मुख्तलिफ ममालिक में से कराते हैं, जिसमें से इंडिया एक है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि मतलब ये तो बहुत आसान है हमारे लिए क्या कहना जी कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो वैक्सीन पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, तो भाई प्रोड्यूस भी तो वही कर रहे हैं ना। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का और एक वैक्सीन हम प्रोड्यूस नहीं करते ढंग की। तो ऐसे मतलब हमें इसमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है, हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड ऑल दिस, अभी चूंकि एक हेल्थ इमरजेंसी है और ग्लोबल पैंडेमिक है, तो इस हवाले से यकीनन एक मसावात का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो अपने लोगों को तो वैक्सीन लगा देंगे और अगर तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर लोगों को वैक्सीन नहीं लगती तो फिर वो भी महफूज नहीं रह सकते। तो इसलिए ये एक्चुअली उनकी भी ज़रूरत है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसके अंदर मुसावियाना तकसीम हो वैक्सीन की और तमाम मुल्कों में उनकी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। डॉक्टर साहब, इसी पे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को ले लें, उन्होंने वैक्सीनेशन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर बयान भी दिया है। फिर भी आलमी इदारों का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा, क्यों नहीं इस गैर मुनसिफाना तकसीम को ख़त्म किया जा रहा ताकि सब महफूज हो जाए? ये बात तो पिछले साल से शुरू हुई है और हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर ने अलॉन्ग विद 50 रिनोन्ड लोग हैं दुनिया के, जिसमें हेड्स ऑफ द स्टेट्स भी हैं, जिसमें नोबल इनाम याफ्ता लोग भी हैं, उन सब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे, मैं उसको वज़ीर था, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी इसके ऊपर और प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया था उसके ऊपर साइन करने के लिए। तो वो था पीपल्स वैक्सीन का मुतालबा, मतलब ये कि ये लोगों की वैक्सीन होनी चाहिए, ये मुल्कों की वैक्सीन नहीं होनी चाहिए। और लोग पूरी दुनिया में हैं और तमाम लोगों की जरूरत है वैक्सीन, लिहाजा सबको लगनी चाहिए। ये एक इंसानी जबिल्लत है कि आप
तमाम रिसोर्सेज सबसे पहले अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही तरक्की याफ्ता मुल्क भी कर रहे हैं। गो के उनसे उम्मीद ये नहीं थी, इसलिए हमारा ये ख्याल है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और वो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर सिर्फ उनको वैक्सीन दे और बाकी दुनिया की वैक्सीन ना मिले तो फिर वो भी महफूज जी। नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा ज़रा कि कोवैक्स प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, जिसके तहत पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन प्रोग्राम तात्तुल का शिकार हुआ। अब हम ये सुन रहे हैं कि रवां हफ्ते यानी कि मेरा ख्याल है परसों से 7 मई से जो है पहली 12 लाख जो डोजेज़ हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगी। इस तात्तुल की वजह आप क्या समझते हैं? उसकी कई वजूहत हैं जी। पाकिस्तान ने, हालांकि पाकिस्तान अव्वलीन मुल्कों में था, ये भी मैंने उस वक्त साइन किया था लास्ट जून में, लेटर्स भेजे थे कोवैक्स को कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि इसे वैक्सीन मिल सके। और कोवैक्स का जो सिस्टम है वो बहुत आला सिस्टम है, क्योंकि उसमें उसके ज़रिए मुनसफाना तकसीम हो सकती है दुनिया के अंदर वैक्सीन की। क्यों नहीं मिल रही या उसके अंदर ताख़ीर क्यों है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जी जी। हमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिलनी थी कोवैक्स के जरिए। कोवैक्स या एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन बनवाता है इंडिया से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब ये वैक्सीन बाद में जाएगी, पहले हमारे अपने लोगों को लगेगी। जो एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो गई दूसरे मुल्कों के अंदर कि जहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल थी या बन रही थी, वहाँ पे भी लोग, वहाँ की हुकूमतों ने ये सोचा कि जी हम पहले अपने आप को महफूज करें फिर बाकी लोगों को देंगे। 17 मिलियन हमारी डोजेज अप्रूव हुई है वहाँ से, कि वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आनी थी, लेकिन नहीं आ सकी, अभी तक भी नहीं आ सकी। पहले चाइना ने हमें गिफ्ट की वैक्सीन और फिर हम चाइना से खरीद भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि तिबी माहिरीन भी कह रहे हैं कि अगर यही तरीका का राइज रहा जो कि इस वक्त है, तो 7 साल भी लग सकते हैं हमें इस वबा से निकलने के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या यही गैर मुनसिफाना तकसीम अगर रही तो असरात जो है वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और क्या पूरी दुनिया को लॉन्ग टर्म में जाके भुगतने पड़ सकते हैं? अगर लोग महफूज नहीं किए जाएंगे वैक्सीन के जरिए तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है, और जब तक हम इसका कोई हल नहीं निकालेंगे और ग्रेजुअली हमारे मुल्कों में भी लोगों को, खासतौर पर जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, उस वक्त तक दुनिया से इस वबा का खात्मा नहीं किया जा सकता। तो यकीनन इसके असरात होंगे और ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन जो है वो तरक्की मुल्कों में भी लोगों तक पहुंचाई जाए। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, अब हल क्या है? क्या WHO को ये कहा जाए कि जी कि आप वैक्सीन एमरजेंसी लगा दें? WHO को वैक्सीन एमरजेंसी अब तक लगा नहीं देनी चाहिए थी? वैक्सीन एमरजेंसी अगर वो लगा देंगे तो उसे होगा क्या? असल फैसले तो मुल्कों के अंदर होते हैं, और मुल्कों के अंदर जो फैसले हैं वो वहाँ की सूरत हाल को सामने रख के ज़िम्मेदाराना तरीके से किए जाते हैं। इंटरनेशनली अगर आज अनाउंस कर दे WHO कि हमने एमरजेंसी वैक्सीन एमरजेंसी लगा दी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इसके हल निकाले जाएं, और हल इसके तभी निकलेंगे कि जब ज़्यादा वैक्सीन की यूज़ की जाए और उसकी तकसीम भी मुनसिफाना हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो तरक्की पज़ीर ममालिक कि जो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अपने यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द वैक्सीन की यूज़ करनी शुरू करनी चाहिए, और उनके अंदर पाकिस्तान का इस्तेमाल भी होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करे, और चाइना की मदद के साथ हम बहुत जल्द ये काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। हमें हल ढूंढने चाहिए, सिर्फ नाराबाजी नहीं करनी चाहिए, और दूसरे ममालिक को भी समझनी चाहिए कि वो तरक्की पज़ीर ममालिक को महफूज बनाए बगैर खुद महफूज नहीं हो सकते। इस सिलसिले में आलमी अदारा से ने एक एक्शन इक़दाम किया है, और वो ये है कि वो उन्होंने एक हब क्रिएट किया है कि जिसके ज़रिए वो तरक्की पज़ीर मुल्कों के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के उन ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो वैक्सीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की ख्वाहां हैं
या उनकी अहलियत है कि वो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें, तो उनको वो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है वैक्सीन की, ये बात तो दुरुस्त है, चलेंगे बना ही वो ममालिक रहे हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो नहीं बना सकते उनकी मदद करना भी तरक्की याफ्ता ममालिक की एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। आप सबका जो पसंदीदा एक टॉपिक हो सकता है या एक बड़ी ख्वाहिश होती है हमारे दिलों में, हमजा किसकी ख्वाहिश नहीं होती, अपने घर की, अपनी जन्नत हर शख्स की ये ख्वाहिश होती बिल्कुल। तो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत क्या कर रही है वो भी बताते हैं। पंजाब हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद को छत देने का आज़म लिए मैदान में आ चुकी है। पंजाब की 32 तहसीलों में मुस्तहिक जो तबका है उसके लिए 10,000 घर तामीर करने का फैसला कर लिया गया है। हाँ जी, ये फैसला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में अहम तरीन इजलास में किया गया, और 54 साइट्स पर तामीर किए जाने वाली सस्ता घर स्कीम में 3.5 मरले के घर जो हैं वो तामीर किए जाएंगे, जिससे 14 से 30,000 आमदनी वाले जो अफराद हैं वो इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। और मकान की कीमत जो होगी वो तकरीबन बताई जा रही है कि 14,30,000 जो है वो मुकर्रर करती गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज जो है वो मेगा हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे, और ये सभी लोगों की ख्वाहिश होती है, मेरी, आपकी, आप सबकी, हर शख्स कि की। अपना एक घर, अपनी एक जन्नत, अपना एक छत हो जिसमें आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब वो लोग जो मुस्तहिक जो है वो बड़ा मुश्किल था, जिनके लिए जो सोच ही नहीं सकते थे उनके लिए ये इक़दाम उठाया गया है। जो किराया देना है भाई वो आप किस्त के लिए दें, और आप अपनी छत के नीचे जो है ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और ये 50 लाख जो घर हैं, ये वज़ीर आज़म ने जो एक वादा किया था उसी की तकमील के लिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं रियासती सतह पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियासत को ये ख्याल आया कि हमें अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ अपना किचन बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, उनको छत दें। हाँ, सस्ता घर स्कीम जो है ये खैर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन लोग एलिजिबल होंगे, उनको कैसे पता लगेगा, क्या मुश्किलात हो सकती हैं उनको, ये जानने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुंशी चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुसर्रत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाए जा रहे हैं, मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ कागज़ों पर हैं, या ज़मीन पर भी कोई घर हैं, अमलन काम शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि सरगोदा के अंदर तो बहुत तेज़ी से हमारी जो हाउसिंग स्कीम है, ये गरीब लोगों के लिए जो घरों की स्कीम है उसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। और जहाँ तक बात है लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा में तो इसका आगाज़ हो चुका हुआ है, और इंशाल्लाह ऑन थर्सडे प्राइम मिनिस्टर साहब ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं रायविंड के अंदर। और इसमें हम लोग तकरीबन जो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जितना महाना किराए की शक्ल में अपने घर का वो देता है किराया, इतनी किराए के ऊपर जो सिर्फ उन्होंने 1,43,000 पंजाब बैंक में जमा कराना है, और फिर बाकी सारा जो कर्जा है वो गवर्नमेंट देगी, और फिर इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर घर की जो है मतलब घर में वो जो भी जिसको भी खुशकिस्मत को घर मिलेगा वो रहने के काबिल हो जाएगा। हमारा इसके ऊपर काम बहुत तेजी से जारी है, और इंशाल्लाह हमारे जो अहदाफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट्स की हैं, इंशाल्लाह एंड ऑफ आवर टेन्योर हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक हो गया। मुसर्रत साहिबा ये भी बताइएगा किन किन शहरों में हाउसिंग के मंसूबे शुरू हो रहे हैं, और इस हवाले से आवाम को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? देखें, इसमें इंशाल्लाह मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या अपने करीब किसी भी बैंक से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर और इस्लामाबाद और सरगोदा के अंदर तो इसका आगाज़ हो चुका हुआ है, लेकिन जो टोटल आप शहर जो पूछ रहे हैं तो वो मैं अर्ज़ करती चलूँ, चिन्योट, लाहौर, डीजी खान, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, खानेवाल समेत जो 10 तहसीलें हैं उनमें
इसका काम शुरू होने जा रहा है। और ये एक ऐसी सहूलत है, ये उससे पूछे जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जिसकी सारी जिंदगी किराए के घरों में गुजर जाती है और किराए की अमाउंट के बराबर किस्त देने के ऊपर इंशाल्लाह 10 से 20 साल के अरसे के अंदर ये छत उनकी अपनी होगी। विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह वो इसमें रहना शुरू कर देंगे। अच्छा मुसर साहबा, ये बताइएगा क्या 2023 के इंतखाबात से कबल जो एक वादा था वज़ीर आज़म साहब का 50 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो पाएगी? जी बिल्कुल हो सकेगी। उसकी मैं थोड़ा सा इसकी फिलॉसफी आपको मैं बता दूं। एक तो वो घर है जो हम बना के दे रहे हैं और उसमें 5% से ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है वो हम बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मॉर्गेज की जो सहूलत दी है आम शहरियों के लिए। हम बेसिकली 50 लाख या 1 करोड़ घर बनाने को मुमकिन हमने कर दिया है। वो मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आएगी किस तरह कि आप या कोई भी शहरी जो ये इस सहूलत को अवेल करना चाहता है वो जाके 1 करोड़ के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी बैंक के अंदर मॉर्गेज की सहूलत के ऊपर सिर्फ 5% मार्कअप के साथ जी। और बाकी सारा जो मार्कअप होगा वो जितना भी होगा उस बैंक को वो पंजाब गवर्नमेंट या बाकी जो जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ये लॉन्च करेगी तो वो हुकूमतें खुद देंगी। तो इंशाल्लाह इसमें इट्स अ मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट खुद भी घर बना के दे रही है, प्लस हम लोनिंग को हमने इतना आसान कर दिया हुआ है मॉर्गेज के थ्रू कि आम शहरी जो खुद से 1 करोड़ की अमाउंट की वो लोन लेके वो अपना घर खुद भी अपनी मर्जी और अपने सहूलत के मुताबिक बना सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम सहूलत कारी का है। तो जो मैं देख रही हूँ कि हमारा जो 2023 है वहाँ तक पहुँचने से पहले इंशाल्लाह हमने जो अपना हदफ दिया हुआ है हम इसको क्रॉस करेंगे। मुसर्रह साहिबा, हाउसिंग स्कीम के हवाले से हम बात करें कि अवामी आगाही के लिए क्या कोई मुहिम चलाई जा रही है, जैसा कि आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया या फिर हम चैनल्स का सहारा लेंगे? और इसके अलावा दूसरी बात ये भी देखने में आती है, हम लोग सुनते हैं कि जो शफाफ निज़ाम है उसको यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है, हुकूमत इस हवाले से भी इकदाम उठा रही है? ये 100% ट्रांसपेरेंट और जो भी खुशकिस्मत हजरात होंगे उनके जो एप्लीकेंट्स होंगे वो लकी ड्रॉ के थ्रू उनका इंशाल्लाह ताला उनका लकी ड्रॉ होगा। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर जब हमारी कोई नई स्कीम आएगी तो जो पहले जिन्होंने अप्लाई किया था अगर उनका उसमें नहीं आता तो फिर वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि इंशाल्लाह हम तमाम मीडियम्स जो है उनको यूज करेंगे। सोशल मीडिया उसको हम कर रहे हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और फिर जो बैंक्स हैं बैंक्स के थ्रू भी आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो दे कैन गाइड यू प्रॉपरली, दे आर बाउंड कि वो आपको हमारी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में पूरी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। ठीक है मुसर्रह साहिबा, ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने घरों के मंसूबे के लिए तकरीबन 3 अरब रुपए जो हैं वो रखे हैं, मख्तस किए हैं। ये पैसे जो 3 अरब रुपए हैं ये किस मद में इस्तेमाल होंगे, क्या तरीका कार होगा? 3 अरब का डेवलपमेंट का ये फंड है जिसमें ये जो सारा इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट के जो एक्सपेंस जैसे घर बनाना उसके ऊपर आपको पता है कि जो मार्कअप ऊपर वाला वो सारा हमने बर्दाश्त करना है। 5% सिर्फ जो एप्लीकेंट है उसके खाते में जाएगा, बाकी तमाम गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये डेवलपमेंट के फंड्स हैं, ये सारा हाउसिंग स्कीम को बनाना और उसके ऊपर जितना भी खर्चा फिल वक्त हमने इतना इसका बजट मुकर्रर किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि वो बहुत जल्द अपने इन अहदाफ को अचीव करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा वाला बजट है वी आर होपिंग कि हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। जी मुसर्रह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। बड़ा अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मंसूबा है कि आम लोगों को जो है छत मिल सके, उसके लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है जो कि काबिल सत्ताईश अमल है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर काम शुरू भी हो चुका है, लोग जो है वो जल्दी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मेरे ख्याल में हम कुछ और गुफ्तगू करते हैं, कोरोना वायरस मुतासिर किस किस चीज़ को कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमारे निज़ाम तालीम को मुतासिर किया कोरोना ने। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल मुआशी समाजी ख़तरा बनकर पूरी दुनिया को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में ले चुकी है। इससे मईशत है, मामूलात ज़िंदगी हैं, सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं तलबा का तालीमी साल है वो मुतासिर हो रहा है। ऐसे ही है, हम देखें ना 4 दफ़ा तो स्कूल हमने खोले, बंद किए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद की,
बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करने के लिए पहले हम परेशान रहे, फिर हमने उनको प्रमोट किया, उनको ग्रेड्स दिए गए और असेसमेंट की गई उनकी। लेकिन उसके बाद इस साल फिर बात हुई तलबा का कितना नुकसान हो रहा है, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुनासबत से कोरोना ने फासलाती तालीम की अहमियत को और ज़्यादा उजागर किया है कि घरों पर बैठ के हम किस तरीके से बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में हाइब्रिड हो गया फासलाती निज़ाम तालीम, इसकी अहमियत जो है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान हाइब्रिड और ई लर्निंग के समत आगे बढ़ रहा है। हमें अब इस पर काम करना होगा, मजीद जिद्दत लानी होगी इसमें, ताकि घरों पर बैठ के बच्चे अच्छा, पढ़ एक सकें। इदारा ऐसा है शाल कि हम जब छोटे थे तब भी सुनते थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, वहाँ से जो है लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और ये पहले से ही पाकिस्तान भर में तलबा को मतलब कि डिस्टेंट लर्निंग, जिसको हम फासलाती और मतलब तालीम कहते हैं या मयारी तालीम भी हमें फराहम कर रही थी। यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक पॉलिसी की बुनियादी खद्दोखाल में कोरोना वबा के पेश नज़र फासलाती निज़ाम तालीम को ऑटोमेटेड करना भी है और इसको अब मज़ीद बेहतर भी किया जा रहा है। तो हम क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मैकेनिज्म है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उस मॉडल को अपनाया जा सकता है? मज़ीद जिद्दत लाकर हम अपने तलबा को उससे मज़ीद फ़ायदा दिलवा सकते हैं। हमारे बच्चे घर बैठे हुए, और जैसा कि अब वक्त की ज़रूरत भी बन चुका है ये, और हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हम उसमें बेहतरी नहीं लाते। हमारा एक निज़ाम सिस्टम चल रहा है, बस उसी के ऊपर मुताबिक उसी के चलते जाते हैं। उसमें बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है, जिद्दत लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिवायती निज़ाम तालीम के मुसावी अहमियत इसको मिल सके और तमाम तलबा को रिवायती निज़ाम तालीम जैसी सहूलियात फ़राहम की जाएँ इस हवाले से। तो इसी पर हम बात करेंगे। हाथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब। डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत पहले से ये काम कर रही है, हम बाकी इदारे जो हैं किस तरीके से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और आपके पास कितने तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जी कमोबेश 13 लाख तलबा तालिबात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए, जिसे आज की अगर टेक्नोलॉजी की जुबान में कहें तो एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट में वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और जो बात आपने की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कमोबेश पिछले 46 साल से सिर्फ फासलाती निज़ाम तालीम पे ही अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थी। हमने पिछले करीबन को 2.5 साल पहले यूनिवर्सिटी में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी तरतीब दी और उसके तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा एक रोड मैप हमने प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलाई के महीने में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल जदीद एक तालीमी निज़ाम जो है, जो टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग का निज़ाम है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार है, उस तरह से अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं। ठीक हो गया सर, ये भी बताएगा, हम इस वक्त जो है वक्त की ज़रूरत बार बार बात करते हैं कि वक्त की ज़रूरत बन चुका है, डिजिटलाइजेशन करना सिस्टम को हमारे लिए अब कितना ज़रूरी है और हमें किस तरीके से बेहतरी लानी होगी? क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि हमने ई लर्निंग स्टार्ट भी की, हमने बच्चों को घर बैठे हुए हमने इंटरनेट के थ्रू तालीम देने का सिस्टम भी शुरू किया, लेकिन हमारे बच्चे उस तरह से एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या बेहतरी ला सकते हैं हम इस निज़ाम में? बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, गुजारिश ये है कि टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, किसी भी डोमेन में अगर हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के बगैर बहरहाल मुमकिन नहीं है, उसके इंट्रोडक्शन के बगैर मुमकिन नहीं, और तालीम का निज़ाम भी बहरहाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं एक बात कहने से पहले ये जरूर कहूंगा कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में थे जो पूरी दुनिया में है और हमारे यहाँ तो बहरहाल बहुत सारे डिजिटल डिवाइड के चैलेंजेस भी थे। तो मेरे असातिज़ा कराम ने मुख्तलिफ लेवल्स पे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और इवन तलबा तालिबात ने अडेप्ट किया बिल्कुल एकदम से फेस टू फेस से ऑनलाइन एजुकेशन पे, जिसकी पेडागॉजीज मुख्तलिफ है, जिसका पढ़ाने का अंदाज मुख्तलिफ है, जिसका कोर्स डिजाइन करने का अंदाज मुख्तलिफ है। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में हमने लोगों का तालीमी सफर जारी रखने के लिए सारे इदारों ने अडेप्ट किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जरूरत इस अमर की है कि हम एक पॉलिसी जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी है जो दुनिया में मुरव्वज है, उसके तहत ग्रेजुअली ना सिर्फ ये कि जो डिजिटल एक्सेस है उसको इम्प्रूव करें, बल्कि उसके साथ साथ अपने असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, जो कि इस निज़ाम में पढ़ाने के लिए जो कंटेंट और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जो स्ट्रेटजीज है उस पर उनको आगाही दी जाए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऑब्वियसली इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड डिजाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स
और बैक एंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको एनेबल किया जाए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कमोबेश 600 मिलियन की लागत से इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में मुकम्मल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत हम पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी और इदारे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है। ज़ियाउल क़य्यूम साहब, आपके अगर हम तजर्बे की बात कर लें, 30 साल से ज़ायद का तजर्बा आईटी के अंदर हमने फास्ट के अंदर देखा, यूओजी को हमने तब्दील होते हुए देखा, अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम पूरे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं, आप टीचर्स की बात कर रहे हैं कि उनको भी हमें पहले बताना होगा कि किस तरीके से पढ़ाना है। इसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा? 1 साल हो गया लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाए, बच्चे अभी भी नाराज़ हैं कि हमें समझ ही नहीं आती ऑनलाइन की। देखिए, 2 बातें हैं। हम अभी जो हमने ग्रेजुअली उसको फेज में इम्प्लीमेंट किया है, एमफिल पीएचडी की क्लासेस हम बिल्कुल ऑडियो वीडियो एनेबल्ड एनवायरनमेंट में सॉर्ट ऑफ इंटरेक्टिविटी एस्टैब्लिश रखते हुए हम क्लासेस अपनी ले रहे हैं और फिर अब उसको ग्रेजुअली हम अपने प्रीवियस जो पीछे प्रोग्राम्स हैं बीएस के हैं और बाकी प्रोग्राम्स हैं उस पर भी शिफ्ट कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि यूनिवर्सिटी, मैंने जैसे आपसे कहा कि इस मामले में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। मेरी यूनिवर्सिटी में टीचर ट्रेनिंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और मैंने लास्ट वीक ही ऑनरेबल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब से भी गुजारिश की है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री के साथ मिलके टीचर ट्रेनिंग का अगर इस मामले में कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो हम अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। और इसी सिलसिले में साथ मैंने ये भी गुजारिश की कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिजाइन किया है, हम पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों को एचईसी के जरिए से और मिनिस्ट्री के तावन से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि ये पब्लिक एसेट्स हैं और वो मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि हम एक विलिंगनेस टू चेंज हो, हमें ये इस बात को जहन से निकाल देना चाहिए कि ये सिचुएशन अगर कल को खत्म हो गई तो हम दोबारा फलां फेस टू फेस पे चले जाएंगे। देखिए, हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट कोई सब स्टैंडर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है अगर हम सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हों। और दूसरा पहलू ऑब्वियसली जो डिजिटल डिवाइड है, किसी तरह से अगर हम उसको ब्रिज करते जाएं ग्रेजुअली। सर, इस हवाले से चंद दिन कबल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इश्तराक से पाकिस्तान में आला तालीम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं और दौरे हाज़िर के रुझानात के मौजू पर वाइस चांसलर्स के कुछ मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हुआ था जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ ने शिरकत की है। ये पहली बार थी, बहुत बड़ी काविश थी। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, किस बात पर इत्तफाक हुआ, क्या जो चीज़ें थी वो ज़ेर गौर आई हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक और बड़ी रेलेवेंट मौजू पे बात करने का मौका दिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमने प्लान किया दोस्तों की मुशावरत से कि देखिए रोजाना बिल्कुल एक टिपिकल जो हमारे चैलेंजेस हैं सिर्फ उन पे बात करने की बजाय कि जी हमें एक्सेस के इश्यूज हैं हमारी यूनिवर्सिटियों को या हायर एजुकेशन सेक्टर को, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, ये दोनों चैलेंजेस अपनी जगह पे बहुत अहम हैं, लेकिन हमेशा जरूरत इस अमर की भी थी कि उसके अलावा एक हॉलिस्टिक अंदाज में हम हायर एजुकेशन सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस से जो नंबर आजमा है सेक्टर उसको डिस्कस करें। तो हमने पाकिस्तान के चारों सूबों से बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी इनवाइट किया और जीबी से गिलगित बल्तिस्तान से भी हमने वाइस चांसलर साहबान को साथ कनेक्ट किया और हमने 4 मौजूआत पे 4 थीमेटिक एरियाज पे डिस्कशन की। एक तो ऑब्वियसली जो बहुत एक गुफ्तगू रही अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी जो रिसेंटली एचईसी ने दी थी, उस पे लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं, हमने बिल्कुल एक एकेडमिक डिस्कोर्स में उस पे एक डिस्कशन की और उसका एक एनोटेटेड हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है कि वो कौन से ऐसे एरियाज हैं या क्लॉजेस हैं जिनके ऑपरेशनल या अदरवाइज कुछ चैलेंजेस आएंगे यूनिवर्सिटियों में जब इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके साथ उसके लिए हमने यूएस की यूनिवर्सिटीज, इवन इंडिया में जो आईआईटीज हैं उसका मॉडल हमने साथ रखा, सिंगापुर का रखा, जो यूरोपियन मॉडल है उसको साथ रख के इस पॉलिसी का एक एनालिटिक रिव्यू किया और अपनी एक रिकमेंडेशन हम आज कल उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद देखिए जो था वो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन है। अब फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये देखें कि अगले 5 साल में और 10 साल में यूनिवर्सिटियां कितनी नई बन जाएंगी और उसके लिए पैसे कितने चाहिए होंगे। देखिए एक स्टडी है जिसमें अगले 10 से 15 साल में जो आज यूनिवर्सिटियों का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल शायद यूनिवर्सिटियां खत्म हो जाएंगी और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रीडिफाइन हो जाएगा। और साथ वो ये जुमला भी कहते हैं कि इवन आज हमें ये भी पता नहीं है कि वो नया स्ट्रक्चर होगा क्या, बट दिस रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो यूनिवर्सिटियों का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। उस पर एक बड़ी सैर हासिल हमने बात की
कि जो नेक्स्ट 2030 की यूनिवर्सिटियां हैं उनके खदोखाल क्या होंगे, उसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रेलेवेंस ऑफ द डिग्री बीइंग प्रोवाइडेड टू द ग्रेजुएट्स वो किस तरह की होनी चाहिए, उस पर क्या काम होना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी जो हमने की। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो कि आपके मीडिया से मुंसलिक भी है कि ये जो आज का दौर है ये इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस का दौर है। तीसरा हमने ये डिस्कस किया कि तालीमी इदारे, ये हायर एजुकेशन सेक्टर के तालीमी इदारे इस इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे उससे कैसे नबर्दाजमा हुआ जा सकता है, और उस पर सर्टेन की नोट टॉक्स जो हैं वो दी गई। आजकल हम उसकी रिकमेंडेशंस को फाइनलाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और ऑनरेबल मिनिस्टर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ज़ियाउल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस तरीके से जो है काम कर रही है इसके ऊपर, और फासलाती जो तालीम की बात हो रही है उस पर 46 साल गुजर गए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को काम करते हुए, और अब कितने वो बता रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है। तो हमें भी इसको बाकी जो तमाम ख़ास तौर पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी देखना होगा कि वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है हमजा। अच्छा, हम बात करते हैं बार बार महंगाई की, तो माए मुक़द्दस में मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं वहाँ पर ज़िला खैबर में एक सिख दुकानदार हैं, और ये क्या करते हैं कि इन्होंने रमज़ान के लिए कम कीमत पर चीज़ें फरोख्त करनी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ीशान काका खेल हमें बताएंगे क्या हुआ कि ये जो रंजन सिंह साहब हैं इन्होंने ये फैसला किया। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होते ही जो आम दुकानदार होते हैं वो अशाई खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा देते हैं, और मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है वो अशाई खुर्दनोश की कीमतें जो है वो डबल कर देते हैं। लेकिन ज़िला खैबर में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक दुकानदार ऐसे भी है जो कीमतें बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शेरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जी? जमरूद बाज़ार में ये वाहिद सिख बरादरी का दुकान है जो रमज़ान आता है तो ये ख़ुद बहुत कहते हैं कि मैं रमज़ान में किसी भी चीज़ की मैं प्रॉफिट नहीं लेता। ये कहता है कि रमज़ान मुबारक के एहतराम की वजह से मैं हर चीज़ यानी तकरीबन 50 से लेकर तकरीबन 60% ये कम कर देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आम जो दुकानदार होते हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन ज़िला खैबर में वाक़या अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दुकानदार हमारे रमज़ान के बाबरकत महीने की वजह से कीमतें बढ़ाने की बजाय जो है वो कम कर देते हैं। यही वजह है कि आम जो रोज़ादार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इनसे, और यही कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को भी चाहिए। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दुकानदार यही करेंगे, हम सब यही करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची की बात करेंगे। पाकिस्तान का मुआशी हब है और पूरे मुल्क को चलाता है, मगर इस शहर बेमिसाल की फरियाद किसी ने नहीं सुनी है। दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद कराची गंदगी और सीवरेज ज़दा निज़ाम से अटा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सड़कें टूटी फूटी हैं, बसें जो है वो खटारा हैं जो दौड़ती हुए में सड़कों पर नज़र आती हैं। समंदर किनारे शहरियों को पीने का साफ़ पानी ही मुयसर नहीं है। शहर कायद के लिए बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए गए हैं, मगर आज तक कोई एक भी मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। कराची सर्कुलर रेलवे हो या फिर ग्रीन लाइन बस मनसूबा हो, पानी की फ्राहमी का प्लान हो या फिर शहर का अमन व अमान बेहतर करने के दावे हों, सब अधूरे हैं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी तो खैर हमेशा वसाइल की कमी का रोना रोते हुए अपना दामन तो छुड़ा लेती है, और यहाँ पर क्रेडिट गेम है, MQM पे डाल दें, पीपल्स पार्टी पर डाल दें, और फिर जब कुछ ना बन पाए तो वफाकी हुकूमत पर डाल दें। अब वफाकी हुकूमत भी अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो सूबाई हुकूमत है वो साथ ताउन नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म वहाँ पर जाते हैं तो मुलाकात ही नहीं हो पाती है सूबाई हुकूमत के साथ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अब कराची सर्कुलर रेलवे को निजी शोबे के ताउन से चलाने के अहकामात भी दिए हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, और शहरी मुंतज़िर हैं कि ग्रीन लाइन मनसूबा आखिर कब शुरू होगा और उन्हें सफ़र की बेहतरीन सहूलतें भी मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कौन कौन से मंसूबे अगले चंद बरसों में मुकम्मल हो सकेंगे, अहले कराची ये जानने के लिए मुंतज़र हैं, क्योंकि वो हर हुकूमत के दावे जो हैं वो सुनते हैं। हर लीडरान जो जब बाहर निकलते हैं अपने अपने दावे करते हैं तो वो उनको सिर्फ सुनते हैं, उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि ये मंसूबे पूरे हो भी पाएंगे, और इस वक्त भी वो मुंतज़र हैं कि कब आखिर ये मंसूबे जो है पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। शाल कराची के रुकने असम्बली आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब ये बताइएगा, कराची के मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं, किस किस का जिक्र करें? फिक्स हो रही हैं चीज़ें या फिक्स नहीं हो रही हैं?
देखिए वालेकुम सलाम। देखिए प्रॉब्लम्स तो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद इदारे सूबे के पास हैं, इदारों ने फंक्शन करना होता है रेगुलर बुनियाद पर। वफाक तो मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा, उसको अगेन इंस्टीट्यूशनलाइज उसको फंक्शन करना वो सूबे का इख्तियार है और सूबे इसमें नाकाम रहे। मैं मिसाल दूं कि 1100 अरब का जो पैकेज का ऐलान हुआ, इसमें 30% वफाक का शेयर बनता था और बाकी सूबों के पास है। यानी मैं 625 अरब रुपए कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए रखा और बकिया 444 अरब रुपए वो सिंध के बाकी 14 अजला के लिए रखा गया। लेकिन यहाँ ये हकीकतन के सूबे की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल दूँ, हैदराबाद में एक फेडरल इंस्टीट्यूट कायम करने की कोशिश की जा रही, उसके लिए आज दिन तक एनओसी नहीं दे रहे ये लोग। तो इसी और ये क्यों होता कि इनकी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए होते इदारों ने और उन केसेस की नज़र वो अदालतों में नैब में जो है वो उनकी पेशियां लग रही होती और वो फिर हर मामले पर सियासत करते, हर मामला सियासी नज़र हो जाता। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों में रेजिस्टेंस है, रुकावट है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स वफाक के इख्तियार में, जैसे KCR हो गया, आपने ग्रीन लाइन का जिक्र किया, K4 का मंसूबा हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेस पर है। सही हो गया। अच्छा खान साहब, ये भी बताएगा, डिले हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू नहीं होता। क्या ये तो नहीं है कि इलेक्शंस के करीब, इंतखाबात के करीब इन पर काम शुरू किया जाए ताकि वोट जो है वो हासिल किए जा सके? और देखें, एक चीज़ समझे कि हम सब एक लेमैन, एक आम आदमी, मैं खुद MNA बनने से पहले ये समझता था, सोचता था कि शायद गवर्नमेंट के बस जेब में पैसे होते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ ऐलान किया, बस पैसा निकाल के फ़ौरन जाके लगा दिया अगले दिन ही और तीसरे दिन जो है वो प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। देखिए ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर्स में वक्त लगता है बदकिस्मती से, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा सुस्ती होती है चीज़ों में। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ KCR का बताऊं कि अभी तक जो जितना काम हो रहा था वो सारा इसके जो इंक्रोचमेंट हुई थी, जो सारा इस पे कब्जा हुआ था, उसकी क्लियरेंस में लगा टाइम। अब इसकी तकरीबन 1 माह के अंदर जो टेक्निकल फिजिबिलिटी थी वो तैयार होने वाली है और असद उमर ने कल मीटिंग में इनको डायरेक्शन दी है कि आप अगस्त तक इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार कर लें। वंस इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार होती है, देन इसकी मार्केटिंग की तरफ जाया जाएगा कि हम जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करें मार्केटिंग के जरिए, उनको कैसे इंगेज किया जाए ताकि इसको वंस ये फिजिबल हो। देखें एक चीज़ ये समझे और उसी के साथ इसके ये सारा जो लेआउट प्लान है कि कहाँ से ये इसमें एलिवेशन आएगी, कहाँ फ्लाईओवर्स आएंगे, कहाँ अंडरपासेस आएंगे, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। तो मैं ये अपनी पेस पर है और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे वफाक के पास, ये याद रखें ये 3 ईयर प्लान था, ये 3 साल के प्लान पर था। ये ऐसे नहीं है कि वज़ीर आज़म या असद उमर साहब ने ऐलान कर दिया और अगले ही महीने प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आलमगीर खान साहब, ये बात कर लेते हैं, ज़िमनी इलेक्शन की वजह से बहुत तनकीद का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 18वीं तरमीम की बात तो हो रही है, लेकिन क्या अवाम को 18वीं तरमीम समझ आ रही है? वो सारा मलबा विफाक पर तो नहीं डाल रहे? इतना ज़्यादा मैंडेट मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप बाई इलेक्शन में जीते थे, चलें आपका तो फिक्सिट की वजह से अपना भी वोट बैंक था, लेकिन गैर मकबूल नहीं होती जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर ख़ास तौर पर? देखिए ऐसा नहीं है। बाय इलेक्शन में अपने इलाके की अपनी एक साइंस होती है, इलाके में लोगों का अपना एक रुझान होता है, कैंडिडेट की बड़ी अहमियत होती। तो ऐसा नहीं है, पिछले बाय इलेक्शन में PTI जो है वो उधर खुर्रम एजेंसी से PTI जीत गई थी। तो ये चीज़ें नहीं डिफाइन करती मकबूलियत को। अच्छा नहीं था आलमगीर खान साहब कराची का? जिन हालात में सॉरी
कैंडिडेट अच्छा नहीं था, आप ये कह रहे हैं कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो बाई इलेक्शन की साइंस होती वो तकरीबन डिफरेंट होती। मैं खुद बाई इलेक्शन से जीत के आया हूँ, मेरे बाद एक और कराची से NA 247 से बाई इलेक्शन के जरिए एक MA ने जीत के आए। तो ये चीजें नहीं डिफाइन करती मकबूलियत को। अभी रिसेंटली कोई 2-3 महीने पहले खुर्रम एजेंसी से हमारे कैंडिडेट जीत के आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट जो है वो यकीनन मुश्किल फैसले कर रही है। जो हालात है ये कोई आसान हालात नहीं, कोई नॉर्मल हालात नहीं जिसमें गवर्नमेंट फैसले कर रही है। ये डॉलर का ऊपर चले जाना जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती, तो ये इन हालात में गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो वो यकीनन मुश्किल फैसले हैं और वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, वो अगली नस्ल के लिए है। क्योंकि इमरान खान अगली नस्ल का सोचता है, इलेक्शंस का नहीं सोचता। और इसीलिए यकीनन कुछ कमी आई होगी मकबूलियत के ग्राफ में, लेकिन हमें पता है कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ठीक डायरेक्शन में। खान साहब ये भी बताइएगा, हम बार बार बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है कराची की वो बहुत ही ख़राब है, खटारा बसें हैं कि उनको देख के लगता है कभी भी खुल के बिखर जाएंगी। इसके ऊपर क्यों अब तक काम नहीं हो पा रहा? सूबाई हुकूमत हो चाहे फिर विफाक हो, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा देते हैं, लेकिन कोई भी मंसूबा अब तक हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहा। और देखिए एक चीज़ समझें कि फिर से मैं कहूँ, ये तमाम मामलात सूबे के पास हैं। ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री बाकायदा वो सूबे के पास है। लेकिन अभी जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो फेडरल के पास है, जिसके शुरुआत में इनका एग्रीमेंट ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होगा वो वफाक बनाएगा और ऑपरेशंस जो है वो सूबे के पास होंगे। ये पिछली गवर्नमेंट ने तय किया था, बट जब हमारी गवर्नमेंट आई, मैं वाजे करूं, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो ये सारा मामला वफाक को दे दिया गया कि नहीं, ऑपरेशंस भी जो बस के जो टर्मिनल्स हैं, जो बस स्टैंड्स हैं, ये भी वफाक को दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसमें सिर्फ बस के लिए, क्योंकि ये टेलर मेड बसेस होती, इसका ऑर्डर कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस अगस्त तक इंशाल्लाह वो बसेस आ जाएंगी और ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये फंक्शनल होगा। इसी के साथ सूबाई हुकूमत की जानिब से एक रेड लाइन बनाई जा रही यूनिवर्सिटी रोड पर कराची में। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जुलाई से इस पर काम शुरू कर देंगे। और एक ऑरेंज लाइन है कराची में जो सूबे ने शुरू किया, बट अब वो शायद नहीं कर पा रहे, वो भी वो वफाक के हवाले कर रहे हैं कि आप इस पर काम करें। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि जो जिम्मेदारियां हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पेस पर उस पर काम किया जा रहा। हाँ, कोविड की वजह से कुछ उसमें कुछ डिलेज आए। मैं मिसाल दूं, हैदराबाद सक्कर मोटरवे था, चूंकि वो चाइनीज कंपनी ने इस पर काम करना था तो ये कोविड की वजह से उसमें ताखीर आई है। बिल्कुल ठीक है। आलमगीर खान साहब, ऑन अ लाइटर नोट आखिर में ये बता दीजिएगा कि बतौर फिक्सिट के बानी होने के कराची में काम करना मुश्किल था या बतौर MNA काम करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, चैलेंजेस आज भी वही है जो बतौर फिक्सिड बानी होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी इसी सिंध हुकूमत से सवाल कर रहा था, लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ इनसे, तो वही चैलेंजेस हैं। ये ज़रूर है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं इसको देखकर कई जगह ताख़ीर होती, कई जगह आप चाहते कि बहुत तेज़ पेस पर काम हो, आप ये चाहते, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है वो आपको स्लो कर देते। तो ये ज़रूर है कि वो चीज़ें थोड़ा सा आपको जो है वो रगड़ देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान की क़यादत में बड़ा मुतमईन हूँ
कि मैं और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है इंशाल्लाह। जी आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और कराची के मसाइल के हवाले से उनका ये कहना था 18वीं तरमीम वाकई एक बहुत बड़ी जो है ना एक रुकावट है उसमें कि सूबों का जो किरदार है, अगर वहाँ पर महंगाई हो जाती है ना इशाल, तो लोग कहते हैं कि जी कि वज़ीर आज़म जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो सुबाही उस वक्त टॉपिक बन जाता है। खैर यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर। वो टॉपिक ये है कि आजकल मौसम बदल रहा है और मौसम जब बदलता है तो हम लोग शिकार हो जाते हैं नज़ला ज़ुकाम का, खांसी शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है और बच्चों में आम तौर पर ये पाया जाता है नज़ला ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब होना। ये वायरस की तरह जो है वो मुंतकिल हो जाता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। फ्लू है तो अब कहते हैं कि भाई दूसरे को भी लग सकता है आपसे। मुख्तलिफ अमराज का को है वो जन्म देता है, ये जो फ्लू होता है या बुखार होता है या नज़ला होता है, गला ख़राब होता है। लेकिन इस वक्त हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि मौसम तब्दील होने के साथ जो हम ठंडे मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बच्चे जो हैं आइसक्रीम की तरफ जा रहे होते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है और साथ ही कोरोना भी है और फिर हम अलामात मिलती जुलती होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कोरोना की अलामात हमें पता है कि हमें इतना टाइम लग गया समझने में कि नज़ला ज़ुकाम और इससे मिलती जुलती हैं, तो फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों के लिए माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर छोटा बच्चा है वो नज़ला उसको हो गया, ज़ुकाम उसको हो गया, तो उसको अलहदा तो नहीं कर सकते, कैसे उसको तो क्वारंटीन नहीं करवाया जा सकता। माएँ बच्चों को अलग खुद से वैसे भी नहीं कर सकती होती हैं और अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो माँ बाप वैसे परेशान हो जाते हैं। और मौसम जैसे कि हम पहले कह रहे हैं कि बदल रहा है, सर्दी के बाद जब गर्मी आती है या गर्मी के बाद सर्दी आती है, एकदम जो मौसम का बदलाव होता है वो हम पर असरअंदाज होता है। वो जैसे हमजा कह रहे हैं कि ठंडा पानी पीना है, ठंडी अशिया खाना, ये मौसमी बेहतियाती है जो हम सब करते हैं। उम्र बच्चों के गले इस वजह से ख़राब भी होते हैं, बुखार हो जाता है। तो बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, उसे छींकियाँ आएँ या मतली हो, तो वालिदैन ये कैसे इसमें फ़र्क महसूस करेंगे? कैसे पता चलेगा उन्हें कि बच्चे को कहीं कोविड तो नहीं हो गया? बच्चा जो आम वायरल इन्फेक्शन है बुखार नज़ले का उसमें मुब्तला हुआ है या फिर कोविड में मुब्तला हो गया? साथ ही अब हमें ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ज़रूरी भी यही है कि नज़ले ज़ुकाम और कोविड की हिफाजती तदाबीर एक जैसी हैं, इसलिए इन पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। अब हम स्पेसिफ़िकली बच्चों के हवाले से ये बात करेंगे। वैसे तो ये सबका ही मसला है, किसी को भी आज ज़ुकाम हो जाए, कोई हल्की सी खांसी करे, किसी को छींके आ रही हो, तो सारे चौकन्ना हो जाते हैं कि यार मोहतात हो जाते हैं कि ये शख्स कहीं कोविड का पेशेंट तो नहीं है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैफुल अहमद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, मौसमी फ्लू और कोरोना की अलामात में हम बच्चों को लेकर कैसे फ़र्क करें? माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों को क्वारंटीन करना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोरोना एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। जब भी ये होता है तो उसमें आपको बुखार होता है। ऑलवेज एक ही चीज़ है, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें। अगर टेम्परेचर 100 और 102 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो ये वायरल इन्फेक्शन की अलामत है और इसमें कोरोना हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चों में कोरोना में बहुत सारी वेरिड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बड़ों में भी होते हैं। सूंघने की सलाहियत का जाना, वो आप इजीली घर में कॉफ़ी पड़ी हुई होती है, वो सुंघाएं बच्चे को, अगर उसकी स्मेल नहीं आ रही तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। पेट खराब होना, ये नए वेरिएंट्स की वजह से बहुत हो रहा है। ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो इसमें पेट पहले ख़राब होता है, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट फीवर इज़ लाइक द बेस लाइन फॉर दिस, कि 102 का फ़ारेनहाइट का फीवर जो है वायरल इन्फेक्शन का है। इससे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है जो कोरोना नहीं है, ये एंटीबायोटिक से सही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है, दोनों ही आपको एक दूसरे से लग सकते हैं। एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को जब एक को फ्लू हो जाता है ना तो हम दूसरे को कहते हैं बेटा ग्लास अपना अलग कर लें, या फिर अपनी प्लेट एक दूसरे के साथ शेयर ना करें ताकि एक दूसरे से आपको वायरल इन्फेक्शन जो है ना लग जाए। एहतियात क्या करनी चाहिए हमें इसमें? तो जो बच्चों में जो अच्छी चीज़ें हैं कि हमें अपनी जो हाई रिस्क सर्फेसेज हैं, जैसे बर्तन हो गए, प्लेटें हो गई, इनको जो है डिसइंफेक्ट करें
और अच्छी तरह धोएं हर यूजेज के बाद। अगर बच्चे को कोरोना है और आपके डोर नॉब्स हो गए, टेबल हो गई, और पेरेंट्स जो है या तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं या N95 मास्क भी पहने, दोनों को एक साथ करें तो इंशाल्लाह, और पूरी फैमिली अपने आप को क्वारंटीन या आइसोलेट कर ले, तो इस सूरत हाल में ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। ये तो हो गया कोरोना के अगर हो जाता है बच्चे को। अगर नॉर्मल जो इन्फेक्शन है, फ्लू का, बुखार का, वैसे जो मौसमी बुखार जिसको हम कहते हैं और फ्लू कहते हैं, अगर वो हो गया तब भी हमें यही एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस आपके कंटेजियस होते हैं, सो द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कि आपको जो है हाइजीन और हैंड हाइजीन बेहतर करनी है, और अगर फ्लू वगैरह का आपको रिस्क है तो मास्क पहने। बट पेरेंट्स को रोल मॉडल होना जरूरी है। पेरेंट्स अगर खुद मास्क पहनेंगे, खुद हाथ धोएंगे, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, जिस हद तक वो फॉलो करते हैं हमें उसका यकीन नहीं होता, सो वी हैव टू लाइक इनकरेज, बी अ गुड रोल मॉडल फॉर आवर किड्स। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे ना बता नहीं पा रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, बड़े तो चलें बता देते हैं कि मुझे ये मसला है, तो पेरेंट्स इसमें क्या करें? पेरेंट्स की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और ये डिफरेंशिएट भी तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। जी, मैंने पहले इफ़ योर बच्चे को कोई आपके शुगर, ओबेसिटी या कोई और अंडरलाइंग कंडीशन जैसे दमा वगैरह नहीं है, तो इट्स वेरी इजी कि आप जो है थर्मामीटर से चेक करें, और आप उनका कांटेक्ट लिमिट करें कि वो ज़्यादा बाहर ना खेलें, ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाएं। जिस तरह लोग आजकल शॉपिंग ईद की करने जो है मॉल्स की तरफ जा रहे हैं बच्चों को लेके, and that is like cues लगी हुई हैं, that is a recipe for disaster, क्योंकि बच्चे मास्क इतने आराम से पहनते नहीं है। अगर होता भी है तो बाद दफा उनकी नाक के नीचे होता है, so it's like pretty जो है यूजलेस हो जाती है चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग फ्लू हो जाता है अगर, तो हम घर पे किस तरीके से हम उसको रिकवर कर सकते हैं? हम क्या स्टीम ले लें, नेबुलाइज कर लें बच्चों को? ये इसका तरीक़ाकार बेहतर क्या है? हमें किस तरह से फ्लू से जान छुड़वा सकते हैं हम? जी, जस्ट स्टीम, विटामिन्स लेना है, ऑरेंज जूस लेना है, अच्छी ग़िज़ा रखनी है, खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2-3 दिन में खुद ही सही हो जाती है, 5 दिन मैक्सिमम। ठीक है। तो फ्लू का इतना मसला नहीं है जितना कोरोना का मसला है, क्योंकि बच्चों में ये जो है ज़रा सीरियस हो रहा है, और क्योंकि हमारी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, ये जो नए वेरिएंट्स हैं, दे आर अफेक्टिंग द यंगर किड्स more commonly than the previous कोरोना वायरस। हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल की जो एक हो गई, हम कोरोना से इस हद तक डर चुके हैं कि बच्चे को हल्का सा फ्लू हुआ है, छींक आई है उसको, या उसको टेम्परेचर फील हो रहा है, तो हम फ़ौरन डर जाते हैं, या तो डॉक्टर के पास भागते हैं हम, या फिर हम लोग जो घर में बच्चे को छुपा लेते हैं कि भाई नहीं, कहीं कोविड हुआ तो हमें क्वारंटाइन करना पड़ जाएगा, मेडिकेशन पर जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर बेहतर तरीका क्या है कि हम घर पर रहते हुए स्टीम किस तरीके से लें, या फिर हम नेबुलाइज किस तरीके से करें, ताकि फिर हम डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं, या फिर हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, अगर बच्चे का कोई रिस्क फैक्टर है, जिस तरह अस्थमा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। बच्चे का अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट हुआ या पेरेंट कांटेक्ट करता है, तो 90% इन्फेक्शन उन्हीं बच्चों में होता है जिनके पेरेंट्स को कोरोना होता है। तो ऐसे अमूमन देखा नहीं गया है कि जो भी रिसर्च हुई है कि उसमें बच्चे प्राइमरी इफेक्टीज हो कोरोना से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, फैमिली में चलता है, पेरेंट्स को होता है, वो बच्चों को लगाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि हम फ्लू से क्या बच सकते हैं, या फिर फ्लू जब होना होता है तो वो फिर हो ही जाता है? कोई बदपरहेजी भी हम करते हैं जिससे फ्लू हो सकता है, क्या फ्लू से बचा जा सकता है? वायरल इन्फेक्शंस जो है बहुत म्यूटेट करते हैं और हाईली म्यूटेजेनिक होते हैं, और एक दफ़ा ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाए तो इसका जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, बट इसकी सिवियरिटी को आप लिमिट कर सकते हैं। और कोरोना बिल्कुल नॉवेल इन्फेक्शन था, पहले कभी ह्यूमन स्पीशीज में था नहीं, और जितनी तेज़ी से ये फैला तो इसने पेंडेमिक प्रोपोर्शंस अपना ली, ये पूरी दुनिया में फैल गया। फ्लू साल में 2 दफ़ा फैलता ही रहता है, तो बट ऑब्वियसली उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं होती, तो लोग कहते हैं जल्दी लगे फ्लू ताकि 2-3 दिन आराम करें और फिर हम लोग जो है फिर अपने काम पे लगे, तो दैट्स द वे टू गो अबाउट डूइंग इट। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए
जो टिप्स हैं डॉक्टर साहब ने दी हैं, बुखार आपने चेक करना है और बाकी चीज़ें, अपने बच्चों को वैसे महफूज रखें। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इशाल अगर पेरेंट्स बाहर से कैरी करेंगे खुदा न खास्ता तो फिर बच्चे जो है रिस्क पे होंगे, और अगर आपके बच्चे रिस्क पे हैं तो आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं इस वबा के दौरान। ऐसे ही, और बच्चों के लिए ही तो ये सख्त फैसले किए गए हैं कि स्कूल्स की बंदिश हो गई, बाकी बंदिशें हो गई, बाजार में जाना, जो सयाहती मकामात है वहाँ तक जाना, इसीलिए तो बंद किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कल बात कर रहे थे IPL के हवाले से कि वहाँ पर केसेस कुछ सामने आ रहे हैं। एक मैच जो है वो डिले कर दिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स का, और अब कल ही हम ये बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप तो कहीं नहीं चला जाएगा, UAE की बात हो रही थी। अब IPL जो है उसको ब्रेक लग गई है, और खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद BCCI ने, जो भारतीय बोर्ड है, लीग को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। बिल्कुल ऐसे ही है। BCCI का कहना है कि IPL खेलने वाले मुतअद्दिद खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। 2 रोज़ कभी, जैसे हमजा कह रहे हैं, कोलकाता जो नाइट राइडर्स हैं उनके 2 खिलाड़ी, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसके 3 अरकान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, फिर हम मैच ना हो सका उस वजह से, तो कल सनराइजर के खिलाड़ी जो थे उनका कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। तो भारत में जो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त, हम कहते हैं कि लहर उसकी बहुत ही खतरनाक है जो भारत में चल रही है। हुआ क्या इशाल, अब पता कैसे लगा वहाँ पर क्या हुआ? PSL के दौरान भी ऐसा हुआ था, हमें PSL को भी जो है मुलतवी करना पड़ा था। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमें अपने ऐसे इवेंट्स मुलतवी करना पड़े हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हुआ ये कि 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। इंजर्ड होने के बाद वैसे तो उन्होंने बड़ा बायोसिक्योर बबल रखा हुआ था, वो अस्पताल में गए तिब्बी इमदाद के लिए। अच्छा। वो दोनों जब तिब्बी इमदाद लेके वापस आए, जो इंजरी हुई थी उन दोनों को कोरोना वायरस हुआ, अस्पताल से उनको लगा। शुरू में ये बताया जा रहा है, अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जैसे ही वो बायोसिक्योर बबल टूटा तो ये मामला ऐसे हो गया। फिर हम PSL के हवाले से भी कुछ बातें सुन रहे हैं कि फ्रेंचाइज मालिकान जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि UAE मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई मुसद्दका इस हवाले से इत्तलात नहीं है। और भारत में कोरोना की जो बिगड़ती सूरत हाल है, इसके बावजूद निजी लीग को जारी रखने पर मुंतज़मीन को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, और अभी भी करना पड़ रहा है कि आपने इतनी देर क्यों कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लीग छोड़कर अपने वतन वापस लौटने वाले जो एंड्रयू टाई थे, उनका एतराज़ किया था कि भारत में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे, तो कंपनियां और कारपोरेट इदारे IPL पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं आखिर, कि अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो गई है, मरीज मर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ पर नहीं मिल रही, तो आप जो है वो फिर भी मैचेस करवाने पर बज़िद हैं। और कोरोना की जो शिद्दत है उसके बावजूद BCCI ने ना मानो की रट जो थी वो बरकरार रखी कि नहीं जी, हम तो हर सूरत में मैच जो है वो होंगे, यहाँ पर खिलाड़ियों की जानें खतरे में डाल दी गई। अच्छा, अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने तो मना कर दिया कि भाई जितने भी आप खिलाड़ी हैं आप अपने इंडिविजुअली आप उधर गए हैं, हमने आपको वहाँ पर नहीं भेजा, तो ऑस्ट्रेलिया तो वापस आपने नहीं आना है। तो अब वो दूसरे मुल्क में गए, वहाँ पर उनको पनाह मिली है। खैर, बात करेंगे जो पूरी सूरत हाल पर। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भारत में कोरोना की हलाकत खेजियों के बावजूद IPL का इनकाद करवाया गया और फिर रोका भी नहीं गया। हम खिलाड़ियों पर भी सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने ये किया, खिलाड़ी अपने नेशनल ड्यूटी को छोड़कर IPL खेलने चले गए थे, तो ये कितनी गलत बात है। क्या IPL मुलतवी करने का फैसला ताखीर से नहीं हुआ? देखिए, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल एज तक कोशिश की BCCI ने कि IPL कैंसिल ना किया जाए, बिकॉज वंस ये स्टार्ट हो गया था तो ज़रूरी था। और आपको इस पूरे सिनेरियो सिचुएशन को समझना पड़ेगा। IPL 2021 को सक्सेसफुली करवाना मतलब ये होता कि भारत जो है वो वर्ल्ड T20 जो आगे 5 महीने रह गए हैं और 5 महीने बाद वर्ल्ड T20 होना है, उसको भी सक्सेसफुली करवा सकेगा इस कंडीशंस में। ये पूरा एक मैसेज था जो BCCI ने आगे दुनिया को देना था कि अगर तो हम IPL पुल ऑफ कर जाएंगे इस कोविड के इतने खतरनाक हालात में भी, तो हम वर्ल्ड T20 भी बहुत आराम से करवा सकते हैं बायोसिक्योर बबल रख के। सो मेरा ख्याल से इस वजह से जो है UAE नहीं ले जाया गया पिछले सीजन की तरह, भारत में ही करवाया गया IPL। और अब जाहिर सी बात है वो डिबैकल जो हुआ है सामने, जो सारा इशू आया है सामने, उसके बाद से अब जो है वो कहते हैं ना गहरे बात वर्ल्ड T20 के ऊपर भी छा गए। सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जून में PSL के बकाया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर रखा है। क्या इन हालात में मैचेस करवाए जा सकेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान की है? देखिए, अगर बायोसिक्योर बबल स्ट्रांग होगा तो मैचेस करवाए जा सकते हैं, बट स्ट्रांग का मतलब ये कि हर किसी के लिए बराबर। मैं सुन रही थी कि जब ये IPL से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स निकलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने वापस जाना होगा तो साफ उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया
कि 15 मई से पहले कोई भी बाहर से ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं करेगा। बीट कोई वीआईपी प्लेयर है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा फेम हासिल है, मगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और प्लेयर्स वही या तो वाया मालदीव्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मालदीव्स में कुछ टाइम गुजारेंगे। सो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, अगर ये हमारे यहाँ भी खत्म हो जाए, ये वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ भी खत्म हो जाए, तो क्यों नहीं कर सकते। बायोसिक्योर बबल अच्छे से बनाना होगा। एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके साथ जो है वो साइन इन किया है पीसीबी ने, वो इंटरनेशनल कंपनी जो है वो बायोसिक्योर बबल को पूरा, और यहाँ पे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है सवेरा, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 7 मई को दूसरे टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या जो प्लेइंग 11 है उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है? ख़ास तौर पे बात ये हो रही है कि ताबिश को चांस मिलना चाहिए। नहीं, क्यों विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए? मतलब आप क्या बहुत ही कोई 30 बार खान टीम के साथ खेल रहे हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे, मगर अब तो मौका है कि अपने लड़कों को थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस दें, थोड़े से इंटरनेशनल मैचेस की प्रैक्टिस दें। उसके बाद फिर बार बार बात होती है, लेकर घूम रहे हैं साथ, ताबिश खान टीम के अंदर हैं, एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खिला के, मुझे पता है कि उनकी पीक जो एज है वो निकल गई है, वो गुजर गई है, वो इसी डोमेस्टिक में जाया हो गई है, बट एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खिला के उनको टेस्ट प्लेयर का एजाज तो मुझे लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं और नजरअंदाज होते रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को उस हवाले से सोचना चाहिए। और क्यों नहीं, जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका दें, उनको खिलाने का मौका दें, वो खेलें, वो थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस करें, वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, क्योंकि पहले हमने टेस्ट में देख लिया कि जिम्बाब्वे की टीम से बहुत ज्यादा बेहतर टेस्ट क्रिकेट में। सो व्हाई नॉट ट्राई योर यंग गन्स। बाबर आजम की बात करते हैं। पहले टेस्ट मैच में देखा हमने कि 0 पर आउट हो गए, क्या दूसरे टेस्ट मैच में देखती हैं कि शानदार कमबैक की उम्मीद है कोई? देखिए, एक ही बॉल होती है जो बैट्समैन को उड़ा के ले जाती है, और बाबर आजम के साथ हुआ ऐसा, और हो सकता है किसी भी प्लेयर के साथ, बड़े से बड़े प्लेयर जो हैं वो 0 पे आउट होना, गोल्डन डक पे आउट होना, वो तो एक लम्हे की बात होती है कि जिस वक्त वो बॉल पड़ती है और उस वक्त आप आउट हो जाते हैं। उम्मीद तो यही है कि बाबर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, मगर मैं बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को देखती हूँ कि जिस वक्त बाबर टीम में नहीं परफॉर्म करते तो दूसरे लड़कों को परफॉर्म करने को मिलता है। आपने देखा कि किस तरह ऊपर से आके जो है वो पहले वहाँ फवाद आलम ने परफॉर्म किया, ऊपर से और बाकी प्लेयर्स ने भी परफॉर्मेंस दी, और परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, क्योंकि जिस वक्त बाबर परफॉर्म करते हैं ना, लगता ही है कि सारी जो जिम्मेदारी है वो बाबर के कंधों पे है और बाबर परफॉर्म करके देंगे। मगर जिस वक्त बाबर की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आती, उस वक्त टीम पाकिस्तान के बाकी लड़के परफॉर्म करते हैं। इमरान बट ने 91 रन जैसे बना लिए थे ऊपर से। सो ठीक है, बाबर आजम अगर नहीं रन करे तो कोई दूसरे लड़के खेले, वो भी तो रन करें, अकेले बाबर आजम की जिम्मेदारी तो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और वो भी यही कह रही हैं विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों, कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि आपको कोई खतरा हो गया आप हार जाएंगे, एक इनिंग से आप जीते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।